नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। ईरान की सड़कों पर उठता धुआं अभी थमा नहीं है। न गुस्सा शांत हुआ है, न ही हिंसा का दौर रुका है। देश के अंदर भी आग सुलग रही है और देश के बाहर दुनिया भर में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका खुली चेतावनी दे रहा है, इजराइल अपनी सुरक्षा में जुटा है और ईरान कह रहा है कि हमला हुआ तो जवाब भी उसी जुबान में मिलेगा। यानी अंदर विद्रोह, बाहर टकराव। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है? आज कहानी ईरान की। We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or execution. The killing has stopped. That the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. जिस देश की सड़कों पर गोलियां चल रही हों, जहां लोग पेड़ों के पीछे छिपकर जान बचा रहे हों, जहां दीवारों पर बगावत के पोस्टर चिपकाए जा रहे हों, वहां हालात कितने बेकाबू होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ईरान आज उसी दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सत्ता का सख्त पहरा है, दूसरी तरफ जनता का फूटता गुस्सा। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible. ट्रंप को ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के घमंडी लोग जैसे फारो, निमरोद, रेजा खान और मोहम्मद रेजा अपने घमंड की चरम अवस्था में ही सत्ता से उखाड़ फेंके गए और वही हाल उनका भी होगा। के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। So Iran's in big trouble. आज कहानी एक ऐसे देश की जो बारूद की ढेर पर बैठा है। आज कहानी एक ऐसे मुल्क की जहां सड़कों पर गुस्सा है, बगावत है। To me, that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. ट्रंप को ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के घमंडी लोग जैसे फारो, निमरोद, रेजा खान और मोहम्मद रेजा अपने घमंड की चरम अवस्था में ही सत्ता से उखाड़ फेंके गए और वही हाल उनका भी होगा। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर तोड़फोड़ करने वाले लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की हर एक इमारत को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरी सलाह है वो जाकर अपने ही देश को संभालें जो खुद ही मुश्किल में है। सवाल यह है कि आखिर ईरान क्यों चल रहा है? आखिर ईरान की सड़कों पर बार बार आग क्यों भड़क उठती है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ ईरान की अंदरूनी लड़ाई है या इसके पीछे अमेरिका से दशकों पुरानी दुश्मनी की कहानी है? We've been told that the killing in Iran is stopping. It's stopped. It's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. आज कहानी में बात करेंगे ईरान की, जहां राष्ट्रपति भी सिस्टम के आगे मजबूर है, जहां सुप्रीम लीडर का हुक्म ही आखिरी फैसला होता है, लेकिन आज उसी सिस्टम के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 28 दिसंबर को जब ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो जाहिर है उसके पीछे ज़्यादातर आर्थिक मंदी या जैसे अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसके चलते इन्फ्लेशन में बहुत बढ़ोतरी होना, कीमतें बढ़ जाना चीज़ों की, बेरोज़गारी होना, ये सब आर्थिक कारण थे। पर तब से क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है तो इसमें राजनीतिक रुझान बिल्कुल सामने आता है। आज कहा जा रहा है कि जितने भी 31 प्रांत ईरान के हैं, सभी जगह करीब 300 या 400 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह से ईरान के लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से परेशान और सबसे ज्यादा आजादी की चाहत में लोग सड़कों पर हैं। ज़्यादातर उसके पीछे जो आक्रोश है, असंतोष है, वो आर्थिक समस्याओं को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है। हाँ, उसमें क्योंकि जो नारे लगने शुरू हुए हैं वो सत्ता के पलटने की बात करते हैं या राजशाही को वापस लाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को लाने की बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि उसमें अब राजनीतिक रुझान साफ नजर आता है। विशेषज्ञ कहते हैं अमेरिका ने ईरान को दुनिया से अलग थलग कर दिया है, लेकिन ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही दोनों एक दूसरे के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। अमेरिका कहता है ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, ईरान कहता है अमेरिका उसकी आजादी और संप्रभुता पर हमला कर रहा है। All I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. इस दुश्मनी का नतीजा ये है कि ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से जनता जबरदस्त गुस्से में है। ईरान और प्रतिबंध का जो संबंध है वो काफ़ी पुराना है। 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद से वहाँ पर जो प्रतिबंध लगने शुरू हुए और उसके बाद भी देख सकते हैं कि 2006 में प्रतिबंध लगे उनके ऊपर, फिर 2015 में न्यूक्लियर जो उनकी एक्टिविटी थी उसके कारण उनके ऊपर काफ़ी दबाव बना। तो ये दिखाता है कि जो प्रतिबंध अमेरिकी और यूरोपीय देशों की तरफ से उनके ऊपर लगे पिछले सालों में, वो उनके आर्थिक व्यवस्था को तो नुकसान पहुंचाया है। आज कहानी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कितनी पुरानी है। क्या ईरान एक और बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये आग सिर्फ तेहरान तक सीमित है या पूरी दुनिया तक पहुंचेगी? जिस ईरान को दुनिया एक सख्त और मजबूत सिस्टम के तौर पर देखती रही, आज वही ईरान अंदर से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी से टूटी जनता, दूसरी तरफ सत्ता बचाने में जुटी हुकूमत और इन सब के बीच अमेरिका की खुली चेतावनी जो इस आग में घी डालने का काम कर रही है। जिस वक्त पूरी दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, उसी वक्त ईरान में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। अट्ठाईस दिसंबर 2025 अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने अपने 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे और ये तीनों सैटेलाइट रूस की मदद से भेजे गए। ईरान ने कहा यह पर्यावरण की जानकारी देगा और अमेरिका ने कहा यह जासूसी सैटेलाइट है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के बाद
जश्न मना रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि देश के अंदर क्या तूफान आने वाला है। ईरान की राजधानी तेहरान में अलादीन नाम का ये एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ के दुकानदारों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। पहले ये प्रदर्शन सिर्फ शॉपिंग सेंटर तक ही सीमित था, लेकिन जब इसकी खबर सोशल मीडिया पर फैली तो बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन से जुड़ने लगे। देखते ही देखते ये छोटा सा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। एक एक करके शहर के शहर सुलगते चले गए। कहीं सरकारी इमारतों पर हमला हो रहा था, कहीं धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, कहीं पुलिस से झड़प हो रही थी। आज हालात ये है कि पिछले 15 दिनों से ईरान जल रहा है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। महंगाई आसमान छू रही है। जबरदस्त दमन के बावजूद प्रदर्शन हो रहे हैं। लिहाजा बार बार अमेरिका ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. जानकार कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से बार बार लोगों को प्रदर्शन करने के लिए कहना उसकी रणनीति का नतीजा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान की सरकार कमजोर हो गई है और आर्थिक दृष्टि से ये सच भी है। विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान की करेंसी इतनी गिर चुकी है जितनी शायद पहले कभी नहीं गिरी। हालत ये है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले लाखों ईरानी रियाल देने पड़ रहे हैं। रियाल की हालत ये है कि ये भारतीय मुद्रा के मुकाबले इसकी कीमत 0.0091 पैसे रह गई है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल 0.00010 सेंट पर आ गया है। इतना ही नहीं, ईरानी रियाल की कीमत यूरो के मुकाबले 0 हो गई है। इसका मतलब है कि अब यूरोप के 27 देशों में ईरानी रियाल नहीं चलेगा। ये प्रदर्शन ईरान के इतिहास के सबसे बड़े और खतरनाक आंदोलनों में से एक बन चुका है। कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एलन मस्क के स्टारलिंक का सहारा लिया, लेकिन ईरान की सरकार ने स्टारलिंक इस्तेमाल करना ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। सरकार सिर्फ स्टारलिंक को जब्त ही नहीं कर रही है, स्टारलिंक के इंपोर्ट पर ही बैन लगा दिया गया है और इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आंदोलन अब 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जिसमें तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। मरने वालों का आंकड़ा अलग अलग सामने आ रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संस्था के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का तो कहना है कि बीते 17 दिनों में 20,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कितने लोगों की मौत हुई है। इस प्रदर्शन में करीब 20,000 लोग जख्मी हुए हैं। 10,681 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान सरकार ने 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने का फैसला किया है। One death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. Then I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops.
And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say, make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it. Airstrikes, if it comes to that, will have the result of protecting the protesters? Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's... So far, my track record's been excellent, but you never know. Do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision. Sir, But I can't be, obviously, I can't be telling you. आंदोलन के बीच कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो हैरान करती है। इस वीडियो में लोग जगह जगह दीवारों पर ट्रंप के पोस्टर लगा रहे हैं। इस वीडियो में महिला अपने ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर में आग लगाती है और फिर पोस्टर से सिगरेट जलाती है। और ये कोई अकेली महिला नहीं है, दुनिया भर से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें ईरानी लोग ट्रंप के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लेकिन ईरान में ही लाखों लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम लीडर के समर्थन में भी हैं। तेरह जनवरी को सरकार के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में एक दो नहीं लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी ईरान जिंदाबाद के नारे लगाए। इन प्रदर्शनों में महिलाओं के हाथों में खामेनेई की तस्वीरें हैं। ये बताने की कोशिश है कि ईरान में सब कुछ ठीक है, लोग ईरान की सरकार से खफा नहीं है। ईरान दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तेहरान में जो हो रहा है उसके पीछे का सारा खेल अमेरिका और इजराइल का है। इस वीडियो में ईरान के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोली किसी एक्सपर्ट शूटर्स ने चलाई है। यही नहीं, कई वीडियो जारी करके राजदूतों को दिखाया गया है कि साजिश कौन कर रहा है। हालांकि पूरे ईरान में एक ऐसे नेता की चर्चा हो रही है जो कई दशकों से ईरान से बाहर है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से आक्रोशित लोग निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी लगातार इस आंदोलन में शामिल लोगों को सड़कों पर उतरने को कह रहे हैं। आज ईरान इस हिंसा को अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा दिख रहा है। साल 2022 में महसा अमीन को हिजाब ना पहनने पर क्रूरता का सामना करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। तब भी पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए, 500 लोग मारे गए। साल 2019 में गैसोलीन को लेकर प्रदर्शन में 300 लोगों की मौत हुई थी। साल 2017-18 में महंगाई को लेकर विरोध में 20 लोग मारे गए थे और साल 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति में भी 2 से 3 हजार लोग ही मारे गए थे। लेकिन इस बार तो मौत के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हमला करेगा और ईरान साफ कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। तीनों तरफ तनाव है और हर कोई सतर्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाव यही थम जाएगा या फिर ये टकराव एक बड़ी जंग में बदल जाएगा। आज ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव की आग दिखाई दे रही है वो अचानक नहीं भड़की है। इसकी चिंगारी 100 साल पहले पर्शिया से शुरू हुई थी। पहले शाहों की सत्ता को लेकर तनाव, फिर विदेशी दखल, फिर तेल की राजनीति और फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति। आज जो जंग की भाषा सुनाई दे रही है उसकी जड़ें इसी इतिहास में दबी हुई। आज ईरान और अमेरिका के बीच जंग का जो माहौल देख रहे हैं उसकी जड़ें सिर्फ आज की राजनीति में नहीं है, बल्कि बीते 100 साल के अंदर उठे उन तूफानों में छुपी है जिन्होंने ईरान की तस्वीर ही बदल दी। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया पर काजार राजवंश का शासन था। इतिहासकारों के मुताबिक काजार राजवंश एक कमजोर और भ्रष्ट शाही सत्ता थी जिस पर विदेशी ताकतों की छाया और छाप नजर आती थी।
रूस और ब्रिटेन ईरान की राजनीति में सीधा दखल दे रहे थे। जनता महंगाई, गरीबी और अन्याय से त्रस्त थी। लोगों ने विद्रोह किया तो 1906 में देश में पहली बार संवैधानिक क्रांति हुई और संसद बनी। जनता को लगा अब ईरान में लोकतंत्र जड़ें जमाएगा, लेकिन काजार शाह की कमजोर नेतृत्व क्षमता ने देश को और अस्थिर कर दिया। चार जो थे, जिनको काजार भी कहा जाता है, वो एक पूरी मोनार्की थी और वो तकरीबन उनकी हुकूमत ईरान में 200 साल तक रही और ये एक तरह से कई लिहाज से ट्रांजिएंट फेज भी था ईरान में, जो मिडिवल एज से एक ट्रांजिशन हो रहा था मॉडर्न पीरियड की तरफ। और उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट चला और उस मूवमेंट के नतीजे में काचारी वंश जो था उसका जवाल हुआ। ईरान में तख्ता पलट की कहानी शुरू होती है 1921 से। सेना के एक तेज तर्रार अधिकारी रेजा खान ने तख्ता पलट किया। पहले प्रधानमंत्री बने, फिर 1925 में खुद को शाह घोषित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ पर्शिया में पहलवी राजवंश। साल 1935 में शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। रेजा शाह जब तक शासन में रहे, ईरान में पश्चिमी मॉडल पर सुधार लागू किए गए, शिक्षा व्यवस्था बदली और महिलाओं को काम करने की आजादी दी गई। लेकिन उसी दौरान दुनिया भर में दूसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ईरान को जर्मनी और ब्रिटेन में से एक को चुनना था। ईरान ने जर्मनी को चुना और ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमला कर दिया। रेजा शाह को जबरन सत्ता छोड़नी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। अब गद्दी संभाली उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने। युवा शाह के सामने चुनौतियों का अंबार था। देश के अंदर उठती राजनीतिक बेचैनी, धार्मिक नेताओं का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका ब्रिटेन जैसे बाहरी दबाव। ये जो थे रेजा शाह पहलवी, तो ये एक आर्मी ऑफिसर थे बुनियादी तौर पे और कुछ लोगों की मदद से, जिसमें एक तबाही थे और ये सब, और फिर फाइनली इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर कुछ दिनों में इन्होंने 1-2 साल के अंदर 1921 के आसपास खुद को इन्होंने राजा घोषित कर दिया। दूसरी तरफ ये था कि वो कमाल अतातुर्क से बहुत मुतासिर थे, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे और कमाल अतातुर्क जो थे वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ला रहे थे टर्की में। वही उसी तर्ज पे रेजा शाह ने शुरू किया। यही दौर था जब दुनिया में तेल की राजनीति ईरान में गहराई से जड़ें जमाने लगी। ब्रिटिश कंपनियां ईरान के तेल संसाधनों पर हावी हो गई, लेकिन 1950 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। मोहम्मद मोसादिक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। 1951 में वो ईरान के पीएम बन गए। शाह को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। पीएम बनने के बाद मोसादिक ने ऐलान कर दिया, अब ईरान का तेल ईरान का ही रहेगा। लेकिन 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादिक का तख्ता पलट कर दिया। एक बार फिर से मोहम्मद रेजा पहलवी की सत्ता वापसी कराई गई। यही वो पल था जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों की बुनियाद में हमेशा के लिए शक, नाराजगी और गुस्से का बीज बो दिया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने पश्चिमी देशों के सहयोग से तेजी से आधुनिकीकरण की कोशिश की। एक तरफ ईरानी तेल का दोहन शुरू हुआ तो दूसरी ओर महिलाएं सड़कों पर बिना पर्दे के निकलने लगी। सिनेमा, फैशन और नई जीवन शैली तेजी से बढ़ी। लेकिन लगातार तेल के दोहन से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। जनता में असंतोष बढ़ने लगा। उन्नीस सौ 63 में ईरान में सफेद क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें ईरान के आधुनिकीकरण की बात कही गई।
शाह मोहम्मद रजा पहलवी धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते थे। हिजाब के विरोधी भी थे, इसीलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर रहने लगे। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे आयतुल्लाह रूहानी खोमैनी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ईरान में कुछ बदल पाता, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद खोमैनी को देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन देश के अंदर शाह के खिलाफ माहौल बनता गया। इस आग में तेल का काम किया शाह की एक पार्टी ने। 1971 में पर्शियन साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह पड़ रही थी। शाह ने तय किया कि ऐसा भव्य जलसा कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया भर से तेल खरीदारों को बुलाया गया। 50 के आसपास शामियाने तैयार किए गए। शामियाने में इतना रेशम लगा था कि जमीन पर फैला दें तो 37 किलोमीटर तक पहुंच जाए। 10,000 पेड़ लगाए गए, जिनमें चहचहाने के लिए 50,000 गौरैया यूरोप से लाई गई। टाइम मैगजीन ने लिखा, ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी है। टाइम मैगजीन ने इस पार्टी पर हुए कुल खर्चे की रकम $100 मिलियन बताई। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अखबारों में खबर छपने लगा कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। जलसे की खबर जैसे जैसे फैली, जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया और इस बार अमेरिका और ब्रिटेन भी लाचार नजर आए। फरवरी 1979 में खोमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। देश लौटते ही उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। और खोमैनी के वापस लौटते ही ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की नींव पड़ गई। दरअसल 1989 में ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में शाह की सरकार गिरा दी गई थी। शाह अमेरिका का समर्थक था और इलाज के लिए जब उसे अमेरिका ने अपने यहाँ शरण दी तो ईरान में गुस्सा भड़क उठा। इसी गुस्से में 4 नवंबर 1989 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। छात्रों ने वहां मौजूद 52 अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इन लोगों को करीब 444 दिनों तक कैद में रखा गया। ईरान का आरोप था कि अमेरिका शाह को बचाने और फिर से सत्ता में लाने की साजिश कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गए। आखिरकार 20 जनवरी 1981 को जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब जाकर ये बंधक रिहा हुए। इस घटना के बाद ही ईरान और अमेरिका की दुश्मनी खुलकर सामने आई, जो आज तक खत्म नहीं हुई। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी की मौत हो गई और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। उस वक्त आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के राष्ट्रपति थे। खामेनी के निधन के तुरंत बाद एक्सपर्ट्स की असेंबली की बैठक हुई, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनी को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। सत्ता के भीतर समर्थन और सिस्टम की सहमति से खामेनी धीरे धीरे ईरान में सबसे ताकतवर चेहरा बन गए। 1979 की इस्लामिक क्रांति में खोमैनी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरे थे खामेनी। नई सत्ता में खामेनी ने धीरे धीरे अहम जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। पहले क्रांतिकारी गार्ड्स में जिम्मेदारी, फिर रक्षा मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1981 में जब खोमैनी के करीबी राष्ट्रपति अली रजाई की हत्या कर दी गई तो खामेनी को राष्ट्रपति बनाया गया। वो 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति रहे। लेकिन ईरान का संविधान ऐसा था कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रशासनिक चेहरा था। असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास थी, जो तब खोमैनी के पास थी। खामेनी ने इस दौरान अपने भीतर राजनीतिक संतुलन बनाने की कला विकसित की। उन्होंने सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और धर्मगुरुओं के बीच मजबूत संबंध बनाए। 3 जून 1989 को खोमैनी का निधन हुआ और उनके राजनीतिक संतुलन, कट्टरपंथी विचारधारा और खोमैनी के विश्वास ने उन्हें सुप्रीम लीडर की गद्दी दिला दी। 24 जून 1989 को अली खामेनी को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई उनकी लंबी सत्ता यात्रा। ईरान का संविधान साफ कहता है, सुप्रीम लीडर देश का सर्वोच्च धर्मगुरु भी है और सर्वोच्च कमांडर भी। सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, खुफिया एजेंसियां, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया,
सब उसके आदेश पर चलते हैं। खामेनेई ने इस व्यवस्था को इतनी गहराई से जकड़ा कि कोई भी राजनीतिक असंतोष सामने आते ही कुचल दिया जाता है। 2009 का ग्रीन मूवमेंट हो या 2022 में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, हर बार सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई। इस तरह ईरान के सर्वोच्च नेता ही देश के सब कुछ है। जब तक ईरान की सेना और उसके अफसर विद्रोह नहीं करते, ईरान में सत्ता बदलनी मुश्किल है, क्योंकि ईरान पर जमीनी कार्रवाई करना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए जोखिम भरा है, और उसके बगैर खामेनेई कैसे सत्ता से हटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे भी खामेनेई की सोच रही। उनकी छत्र छाया में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे कट्टर गुटों को खुला समर्थन दिया। सीरिया, इराक, यमन में ईरान की पैठ बढ़ी। अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद खामेनेई झुके नहीं। Yes. And what did they say? I said it's very late. We'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. 2020 में अमेरिका ने IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया, लेकिन खामेनेई ने इसे भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा हथियार बना दिया है। ईरान में अब तक कई राष्ट्रपति आ चुके हैं, मोहम्मद खात्मी, महमूद अहमदीनेजाद, हसन रूहानी से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तक, लेकिन सत्ता की असली डोर हमेशा खामेनेई के हाथ में ही रही। खामेनेई के शासन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने बार बार आरोप लगाए हैं, मीडिया की आजादी पूरी तरह सीमित है। ईरान के अंदर से भी कुछ धर्मगुरु और उदारवादी नेताओं ने खामेनेई की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सत्ता तंत्र इतना मजबूत बनाया गया है कि असहमति कुचली जाती है। अली खामेनेई अब 86 साल के हो चुके हैं और एक बार फिर वो अमेरिका के टारगेट पर है। फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।